हेलो एवरीवन, आज डेट है 8 जनवरी 2023 और द हिंदू न्यूज एनालिसिस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम द हिंदू की इंपोर्टेंट न्यूज को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी का लिंक दिया हुआ है। आप टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी के साथ में जुड़ सकते हैं। वहां पर हर एग्जाम मीन्स यूपीएससी, स्टेट पीसीएस एंड अदर एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी के साथ में शेयर की जाती है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करेंगे एक ज्योग्राफिकल मैप क्वेश्चन के साथ में। और आज आपका क्वेश्चन ये है कि बाल्टिक नेशंस को आपको मैप में व्यू करना है, फिर इससे रिलेटेड हर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को एंड इंफॉर्मेशन को कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। कल हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था गिलगित बाल्टिस्तान एरिया को लेकर के। तो गिलगित बाल्टिस्तान एरिया जो है इसको पहले नर्दर्न एरियाज के नाम से जाना जाता था और ये एक पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेड रीजन के रूप में एग्जिस्ट करता है। अब इस एरिया की हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की अगर हम बात करें तो बात है 1947 की, जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिल रही थी। उस समय जो है ये जो गिलगित बाल्टिस्तान वाला रीजन जिसको नर्दर्न एरियाज के नाम से पहले जाना जाता था, ये जम्मू एंड कश्मीर प्रिंसली स्टेट का पार्ट था। और जम्मू एंड कश्मीर जो प्रिंसली स्टेट है इसके नर्दर्न एरिया पर ये एग्जिस्ट करता था। अब यहाँ पर क्या हुआ कि 1947 में जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिल रही थी, उस टाइम जो प्रिंसली स्टेट थे उनको लेकर के डिक्लेरेशन की गई कि चाहे तो वो इंडिया के साथ आए, चाहे पाकिस्तान के साथ में जाए, चाहे अपने आप को इंडिपेंडेंट रखें। तो जम्मू एंड कश्मीर प्रिंसली स्टेट के जो रूलर थे मिस्टर हरि सिंह, उन्होंने डिक्लेरेशन की कि हम इंडिपेंडेंट एरिया के रूप में रहेंगे। लेकिन यहाँ पर पाकिस्तान आर्मी और जो ट्राइबल मिलिशिया है उन्होंने इस एरिया के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर दिया। और फिर जो है जम्मू एंड कश्मीर प्रिंसली स्टेट के जो रूलर हैं उन्होंने इंडिया के साथ में ट्रीटी साइन की। इंडिया ने फिर यहाँ पर सपोर्ट किया, लेकिन तब तक पाकिस्तान जो है वो इस एरिया को अपने अंडर कंट्रोल कर चुका था। इसीलिए प्रेजेंट टाइम में भी अगर हम डिस्कस करें, ये पीओके वाला रीजन है जिसको लेकर के इंडिया और पाकिस्तान दोनों ही अपना क्लेम करते हैं। और एक कन्फ्लिक्ट जोन है। इंडिया यहाँ पर बोलता है कि ये प्रिंसली स्टेट का पार्ट था तो ये हमारे अंडर आता है, लेकिन पाकिस्तान बोलता है कि आपने ट्रीटी साइन की उससे पहले इस एरिया को हम कवर कर चुके थे तो ये हमारे अंडर आता है। इसीलिए काफ़ी कन्फ्लिक्टेड जोन है और इसको लेकर के काफ़ी इशू जो है वो टाइम टू टाइम देखने को यहाँ पर मिलते रहते हैं। अब पाकिस्तान जो है इन्होंने इस एरिया को, जो कराची एग्रीमेंट 1949 है उसके अंडर, उस एग्रीमेंट के अंडर जो है डायरेक्ट कंट्रोल में ले लिया इस एरिया को अपने अंडर। फिर पाकिस्तान ने डिसाइड किया कि इस एरिया को ज़्यादा से ज़्यादा ऑटोनोमी दी जाए। तो 2009 में इस एरिया का नाम चेंज करके, जो पहले नर्दर्न एरियाज के नाम से इसका इस एरिया का नाम था, उसको गिलगित बाल्टिस्तान इस एरिया का नाम कर दिया गया। और यहाँ पर लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है वो भी बनाई गई ताकि सेल्फ गवर्नेंस, ज़्यादा से ज़्यादा इंडिपेंडेंस जो है वो यहाँ पर दी जा सके। अब 2018 में गवर्नमेंट जो है पाकिस्तान की, उन्होंने फिर से डिसीजन लिया कि एक फिफ्थ प्रोविंस के रूप में इस एरिया को इंटीग्रेट किया जाए पाकिस्तान के अंडर और पाकिस्तान की जो फेडरल स्ट्रक्चर है उसी का इसको पार्ट बनाया जाए। यहाँ की जो पॉपुलेशन है वो ये चाहती है कि ये जो एरिया है वो डायरेक्टली कंट्रोल में रहे पाकिस्तान के में, और पाकिस्तान में जो स्ट्रक्चर है उसी के अंडर जो है वो ये उसी तरीके से या इस एरिया को भी गवर्न किया जाए। तो एक गिलगित बाल्टिस्तान जो रीजन है, इसकी लोकेशन और इसकी जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है उसको हमने डिस्कस किया कि क्या इशू है इंडिया और पाकिस्तान में इस एरिया को लेकर के, उसके बारे में भी हमने डिस्कस किया। द हिंदू को अगर हम डिस्कस करें तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है द हिंदू के फ्रंट पेज पर, और यहाँ पर लद्दाख जो हमारा यूनियन टेरिटरी है उसको लेकर के क्या इशू है उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। तो देखो, लद्दाख में यहाँ पर टू टॉप सोशियो पॉलिटिकल बॉडीज है लद्दाख की, लेह अपेक्स बॉडी और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस। इन्होंने ये डिसीजन लिया है कि अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो यहाँ पर एक हाई पावर्ड कमेटी बनाई है कि हमें सिक्स्थ शेड्यूल में इंक्लूड किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए, इसको हम क्या करते हैं, इसका एक तरीके से विरोध करते हैं, अपोज करते हैं। मतलब ये जो कमेटी है वो यहाँ पर जो भी डिस्कस करेगी हम उसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, क्योंकि कमेटी क्या डिस्कशन करेगी, हमें पता है यहाँ मेरे यहाँ की क्या प्रॉब्लम है, कितनी ट्राइबल पॉपुलेशन है, हमारा इंक्लूजन होना चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए। तो हम बेसिक बैकग्राउंड डिस्कस करेंगे कि यहाँ पर ये प्रॉब्लम जो है वो कब से देखने को मिल रही है और उससे पहले भी इशू यहाँ पर था या नहीं था। देखो, आप सभी को पता है कि 5 अगस्त
2019 जो है उसमें बाइफर्केशन देखने को मिला जम्मू एंड कश्मीर स्टेट का 2 यूटीज में, एक जम्मू एंड कश्मीर यूटी और एक लद्दाख। अब उससे पहले अगर हम बात करें तो उससे पहले भी लद्दाख जो है इस बात को लेकर के क्लेम करता था कि जम्मू एंड कश्मीर जो स्टेट है वहाँ पर मैक्सिमम पावर जो है वो जम्मू एंड कश्मीर रीजन के पास में है, लेह वाले एरिया के पास में पावर नहीं है। तो तब से भी वो अपने आप को एक इंडिपेंडेंट एरिया के रूप में, इंडिपेंडेंट स्टेट या यूटी के रूप में डेवलप करने की कोशिश कर रहे थे कि हमारे हाथ में पावर दी जानी चाहिए, हमारे यहाँ की जो कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग रूल एंड रेगुलेशन बनाई जाए। ओके, जो हमारा कैपिटल एरिया है वो काफ़ी डिस्टेंट एरिया पर लोकेटेड है, ये सारी डिमांड जो है वहाँ पर पहले से की जा रही थी। फिर 2019 में बाइफर्केशन देखने को मिला, दोनों को यूटी में डिवाइड कर दिया गया, लेकिन यहाँ पर लेजिस्लेटिव असेंबली जो है वो नहीं बनाई गई। कहाँ पर? जो लद्दाख यूटी है वहाँ पर। अब यहाँ के जो 1 MP है उन्होंने भी ये डिमांड की पार्लियामेंट में कि हमारा जो एरिया है उसको स्पेशल प्रोविजन दी जाए, शेड्यूल 6 में हमें इंक्लूड किया जाए, ताकि यहाँ पर जो ऑटोनोमस, जो भी एक तरीके से ऑटोनोमस आप क्या बना सकते हो, ग्रुप बना सकते हो शेड्यूल 6 के अंडर, वो हम यहाँ पर बनाए और इम्पोर्टेंट पॉइंट को लेकर के डिस्कशन कर सके। अब देखो गवर्नमेंट ने जो है वो क्लियरली यहाँ पर मना कर दिया था कि 6 शेड्यूल में हम इंक्लूड नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर ट्राइबल पॉपुलेशन तो है लेकिन उसके अपग्रेडेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा काम किया जा चुका है। यहाँ पर जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है उसमें भी जो रिजर्वेशन है उसको 10 to 45% जो इंक्रीज कर दिया गया है, ताकि ट्राइबल पॉपुलेशन को ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर बेनिफिट मिल सके। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में ज़्यादा से ज़्यादा रिजर्वेशन को इंक्रीज कर दिया गया है, ट्राइबल पॉपुलेशन के डेवलपमेंट के लिए यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा काम किया जा रहा है। लेकिन बेसिक इशू क्या है कि देखो, जब जम्मू एंड कश्मीर को बाइफर्केशन किया गया उसके बाद में ओपन कर दिया गया तो टूरिज्म प्लेस के रूप में इंक्रीज होगा, तो बाहर से लोग आएंगे, लैंड एरिया को खरीदेंगे और यहाँ पर अपना जो स्पॉट है, अपना जो डेस्टिनेशन है वो डेवलप करेंगे। तो यहाँ के लोकल एरिया को लगता है कि जो भी उनके लैंड राइट्स हैं वो स्नैच कर लिए जाएंगे टूरिज्म के नाम पर। तो इसीलिए हम जो है वो यहाँ पर ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल जो है, जो शेड्यूल 6 के अंडर बनाई जा सकती हैं, वो हम बना सकें। और जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जैसे कि जो ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल जो है वो बहुत सारे पॉइंट्स को लेकर, जैसे कि लैंड एरिया को लेकर के, फॉरेस्ट, वाटर, एग्रीकल्चर, विलेज काउंसिल, हेल्थ सैनिटेशन, विलेज एंड टाउन लेवल पॉलिसिंग, इनहेरिटेंस, मैरिज, डाइवोर्स, सोशल कस्टम, माइनिंग, इन सभी को लेकर के जो है वो लॉ बना सकती हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन बना सकती हैं। तो लैंड एरिया, फॉरेस्ट एरिया, इन सभी को लेकर के हम जो है वो अपने लेवल पर अपने रूल्स हैं वो खुद बनाएं, ये मानना है लद्दाख रीजन का। इसीलिए वो डिमांड कर रहे हैं कि 6 शेड्यूल के अंडर जो है वो हमें क्या करो, आप इंक्लूड करो। गवर्नमेंट ने बोला है कि कमेटी जो है वो रिव्यू करेगी कि जरूरत है या नहीं है, उसके बाद में डिसीजन लिया जाएगा। अब 6 शेड्यूल क्या है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 244 जो है उसको इंक्लूड किया गया 6 शेड्यूल में, और इसमें ये डिसीजन लिया गया है कि हमारे नॉर्थ ईस्ट के 4 स्टेट हैं, असम, मेघालय, मिजोरम एंड त्रिपुरा, मतलब अमी तमी के नाम से आप इन स्टेट के नेम याद कर सकते हो। और यहाँ पर असम, मेघालय और मिजोरम जो है वहाँ पर 3-3 काउंसिल है, और त्रिपुरा स्टेट जो है वहाँ पर 1 काउंसिल है। ये जो ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल जो होती है इसमें 30 मेंबर होते हैं, 5 साल की इनकी टर्म होती है, बहुत सारे पॉइंट्स को लेकर के रूल्स एंड रेगुलेशन बना पाते हैं। लेकिन एक एक्सेप्शन है, जो आसाम का जो बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल जो है वहाँ पर 40 मेंबर है। ओके, और वो 39 इश्यूज को लेकर के जो रूल्स एंड रेगुलेशन है वो बना सकती है। तो कुछ बेसिक प्रोविजन हमने 6 शेड्यूल के बारे में डिस्कस किया, साथ ही साथ में हमने डिस्कस किया कि लद्दाख जो है वहाँ पर क्लेम की बात कम क्यों की जा रही है, गवर्नमेंट जो है वो कम इंटरेस्टेड क्यों है। क्योंकि देखो 6 शेड्यूल वैसे अगर हम मेजोरिटी में फोकस करें तो नॉर्थ ईस्ट वाले जो एरिया है उसके ऊपर फोकस करता है, और वहाँ पर भी अदर स्टेट जैसे कि अरुणाचल प्रदेश हो गया, मणिपुर हो गया, वहाँ पर मैक्सिमम जो है वो ट्राइबल पॉपुलेशन है, उनको ही 6 शेड्यूल में इंक्लूड नहीं किया जा रहा है। तो एक तरीके से लद्दाख का इसमें इंक्लूजन जो है वो काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट रहेगा, मतलब क्लियर पाथ जो है वो लद्दाख के लिए यहाँ पर नहीं दिखाई देता है। तो ये हमने बेसिक पॉइंट डिस्कस कर लिए हैं कि लद्दाख और 6 शेड्यूल के बारे में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, देखो मेघालय जो स्टेट है हमारे नॉर्थ ईस्ट वाला पार्ट, जहाँ पर गारो, खासी, जैंतिया जो हिल्स हैं,
तो वहाँ पर क्या होता है कि डेंस फॉरेस्ट एरिया है, बहुत सारी स्मॉल स्मॉल स्ट्रीम के रूप में बहुत सारी स्मॉल स्मॉल रिवर जो है वो वहाँ पर फ्लो करती हैं। तो जो वहाँ पे पॉपुलेशन जो रहती है उनको कनेक्टिविटी के लिए काफ़ी ज़्यादा इशू क्रिएट होते हैं। तो यहाँ पर जो रबर के प्लांट हैं उनकी जो रूट्स है उनको आपस में इस तरीके से मिक्स करके इस तरीके से वहाँ पर ब्रिज जो है उसका फॉर्मेशन कर लिया जाता है। तो इसी तरीके का रूट ब्रिज जो है वो यहाँ का सिएज जो विलेज है मेघालय में उमकार रिवर के ऊपर बनाया गया है। और ये जो पर्सन है मिस्टर हेली, इन्होंने अपने पेरेंट्स के साथ में अपनी फैमिली के साथ में मिलकर के ये कंस्ट्रक्शन यहाँ पर किया है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर कनेक्टिविटी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम डिस्कस करें तो इस तरीके के रूट ब्रिज जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पर प्ले करते हैं, क्योंकि डेंस फॉरेस्ट है और डेंस फॉरेस्ट में जो है वो जो स्मॉल स्ट्रीम है इनको आपको क्या करने के लिए, एक तरीके से क्रॉस करने के लिए, क्योंकि अगर आप वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करोगे तो फॉरेस्ट एरिया जो है उसको काटा जाएगा और वो यहाँ की वेजिटेशन पॉपुलेशन और साथ ही साथ में बायोडाइवर्सिटी को एक तरीके से इफेक्ट करेगा। तो नेचुरल तरीके से जो कंस्ट्रक्शन है वो दोनों ही तरीके से इम्पोर्टेंट है, कनेक्टिविटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है और साथ ही साथ में यहाँ की जो वेजिटेशन है, यहाँ की जो बायोडाइवर्सिटी है उसको भी ये सिक्योर करता है। तो यहाँ पर ये जो रूट ब्रिज है इनको मेघालय में जिन किंग जिरी के नाम से जानते हैं। तो इम्पोर्टेंट नेम है, आपको ध्यान में होना चाहिए कि रूट ब्रिज जो है वो कहाँ के फेमस है, मेघालय के फेमस है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, तो देखो सिटीजनशिप एक्ट जो है जो 2019 में आया उसको लेकर के होम मिनिस्ट्री ने फिर से 6 मंथ का एक्सटेंशन यहाँ पर कि जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन बन रहे हैं उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें 6 महीने का टाइम और चाहिए। सिटीजनशिप एक्ट क्या है, 2019 में इसको पास किया गया था और ये डिसीजन लिया गया था 31 दिसंबर 2014 से पहले 3 कंट्री बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान से 6 कम्युनिटी के लोग, हिंदू, सिख और पारसी, क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट एंड जैन, ये कम्युनिटी के लोग अगर इन कंट्री से आए हैं 31 दिसंबर 2014 से पहले तो बिना डॉक्यूमेंट के भी उनको सिटीजनशिप दी जाएगी। तो इन रूल्स एंड रेगुलेशन को इम्प्लीमेंट करने में जो प्रोसीजरल कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं उसी के बेसिस पर यहाँ पर एक्सटेंशन जो है वो फिर से देखने को मिला है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है न्यूज़ पेज पर, और देखो यहाँ पर अगर हम डिस्कस करें तो देखो जम्मू एंड कश्मीर वाला जो रीजन है वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो मिलिटेंट अटैक जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो रहे हैं। तो इसी को लेकर के हमारी जो आर्मी है उन्होंने कुछ डिसीजन लिया है कि वहाँ की जो लोकल पॉपुलेशन है मीन्स विलेज पॉपुलेशन जो है उनका इंक्लूजन किया जाए, उनको कुछ वेपन्स प्रोवाइड किया जाए और ताकि वो लोकल लेवल पर डिफेंस सेक्टर जो है उनको संभाल सके और इस तरीके की जो अटैक है, इस तरीके के जो इश्यूज हैं वो काफ़ी कम देखने को मिले। तो यहाँ पर जो भी विलेज पीपल है उनको विलेज डिफेंस कमेटी के अंडर जो है वो वेपन बनाया गया है, उनको कुछ मेंबर बनाया गया है, कुछ वेपन दिए गए हैं ताकि वो यहाँ पर इस तरीके के अटैक जो है, इस तरीके की इशू जो है उनको रेगुलेट कर सकें। और विलेज डिफेंस गार्ड जो है इनको नेम दिया गया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, यहाँ देखिए, देखो असम में जो दीपोर बिल रीजन है ये असम का एकमात्र रामसर साइट है और यहाँ पर ये देखने को मिला है 2 चीज़ें यहाँ पर रिव्यू की गई। तो माइग्रेटरी बर्ड्स जो हैं वो ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं, संख्या जो है उनकी ज़्यादा है, वैरायटी जो है वो ज़्यादा है। लेकिन दूसरा पॉइंट अगर हम डिस्कस करें तो दीपोर बिल जो साइट है, रामसर साइट जो है, वहाँ पर पॉल्यूशन जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज देखने को मिला है। गार्बेज माउंट्स जो है मतलब ज़्यादा बड़े बड़े ढेर जो हैं और जो भी अर्बन एरिया से जो भी पॉल्यूटेंट्स जो निकलते हैं उन सभी की वजह से एरिया काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट हो रहा है। तो ये जो सर्वे है इसमें बताया गया है कि जिस तरीके से माइग्रेटरी बर्ड्स यहाँ पर इंक्रीज हो रहे हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर जो पॉल्यूशन है उसको हमें कंट्रोल करना चाहिए, क्योंकि इसकी वजह से जो माइग्रेटरी बर्ड्स हैं वो इफेक्ट हो सकते हैं। ओके, इससे पहले भी बहुत सारी जो रामसर साइट है वहाँ पर इस तरीके के इशू देखने को मिले हैं। तो इस तरीके की पोल्यूशन जो प्रॉब्लम्स है उसको हमें सॉल्व करने की ज़रूरत है। साथ ही साथ में अगर हम बात करें तो जो माइग्रेटरी बर्ड्स हैं वो कुछ स्पेसिफिक टाइम में एवरी ईयर जो है वो अदर एरिया से स्पेसिफिक अगर हम बात करें तो नॉर्दर्न यूरोपियन जो कंट्रीज़ हैं जहाँ पर एक्सट्रीम कूल
वेदर इवेंट्स इस टाइम देखने को मिलते हैं, तो उसी वजह से हमारे इंडिया के इस टाइम में जो है स्पेसिफिक ब्रीडिंग के लिए जो है वो यहाँ पर इंडिया में आती हैं। हमारे जो भी रामसर साइट हैं जहाँ पर इस तरीके की जो उनका फिक्स रूट जो है उसको फॉलो करती हुई इस एरिया में आती हैं, यहाँ पर कुछ टाइम के लिए रहती हैं और फिर जैसे ही विंटर टाइम जो है वो समर टाइम जो है वो इंडिया में आने वाला होता है, टेम्परेचर इंक्रीज होने लगता है, तो वापस जो है वो अपने एरिया में लौट जाती हैं। नेक्स्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल है, यहाँ देखिए साइंस पेज पर, और यहाँ पर जो आर्टिकल है देखो, पहले तो यहाँ पर बताया गया है मरकरी के बारे में कि मरकरी जो है एक सुपर कंडक्टर का रोल प्ले करता है। तो 1911 जो है मतलब 1911 में एक डच फिजिसिस्ट थे, उन्होंने ये बात क्लियर की थी कि जो मरकरी है उसमें सुपर कंडक्टिविटी पाई जाती है। उन्होंने पाया था कि अगर वेरी लो टेम्परेचर पर जो मरकरी है उसको आप रेगुलेट करोगे तो वहाँ पर सुपर कंडक्टिविटी जो है, जो सॉलिड मरकरी है, ऑफर्स नो रेजिस्टेंस टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ओके, तो यहाँ पर BCS थ्योरी जो है उसका यूज़ किया गया है, बार्डीन कॉपर स्क्रिप्लर जो थ्योरी है उसके थ्रू यहाँ पर जो सुपर कंडक्टिविटी है मरकरी की उसको यहाँ पर एक तरीके से एक्सप्लेन किया गया है। नेक्स्ट यहाँ पर जो आर्टिकल है तो कोविड का वेरिएंट है ओमिक्रॉन वेरिएंट, उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है कि अगर हम देखें अक्टूबर 2022 में सबसे पहले इसका केस देखने को मिला और ज़्यादा से ज़्यादा इसके केस जो हैं वो एक्सटेंड हो गए हैं, मतलब इसके जो अदर वेरिएंट थे उनसे अगर हम कंपैरिजन करें तो इसकी जो ट्रांसमिटेबिलिटी है जो ज़्यादा देखने को मिल रही है। नेक्स्ट यहाँ पर जो आर्टिकल है देखो, पोल्यूशन लेवल जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है। वाटर की अवेलेबिलिटी अगर हम हमारे अर्थ प्लेनेट पे देखें तो काफ़ी ज़्यादा है। 2/3 पार्ट जो है अर्थ प्लैनेट का वो वाटर से सराउंडेड है और इसके लिए, लेकिन अगर हम ड्रिंकिंग वाटर की बात करें, क्लीन वाटर की बात करें तो काफ़ी कम अवेलेबल है, क्योंकि वाटर अवेलेबल भी है जो भी हमारे नेचुरल रिजर्वियर थे जैसे कि लेक्स हैं, रिवर हैं, वो पोल्यूशन की वजह से इफेक्ट हो रही हैं। तो यहाँ पर IISER जो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च जो है पुणे का, उन्होंने एक सेल्फ कस्टम डिजाइंड यूनिक मोलिकुलर स्पंज लाइक मटेरियल जो है वो डेवलप किया है। मैक्रो माइक्रोपोरस आयनिक ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क जो है इसमें बनाया गया है और ये क्या करेगा कि वाटर बॉडीज में जो भी पोल्यूशन है उन सभी को बहुत ही स्विफ्टली जो है वो सॉक कर लेता है और इस तरीके के इशू को काफ़ी कम करता है। मतलब जो भी आपके पोल्यूटेंट्स हैं, जैसे कि यहाँ पर बताया गया है पोल्यूटेंट्स में जैसे कि आयोडाइड्स है, ऑक्सो पोल्यूटेंट्स है लाइक पर हेनेट दैट carcinogenic in fresh water sources and can pose direct threat to humanity and living organism। तो इन सभी को जो है ये नई स्ट्रक्चर जो बनाई गई है, ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क जो बनाया गया है, सेल्फ कस्टम डिजाइन यूनिक मोलिकुलर स्पंज लाइक जो मटेरियल डेवलप किया गया है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा पोल्यूटेंट्स को कम करने में, वाटर को क्लियर करने में। अब देखो जिस तरीके से प्रेजेंट टाइम में अगर हम बात करें, ग्राउंड वाटर लेवल जो है वो काफ़ी ज़्यादा डिक्रीज होता जा रहा है। मैक्सिमम एरिया जहाँ पर वाटर की अवेलेबिलिटी बहुत कम है, और अगर आप डिस्कस करो तो बहुत लंबे लंबे डिस्टेंस जो है वो लोगों को कवर करनी पड़ती है क्लीन वाटर अवेलेबल करवाने के लिए। तो अगर इस तरीके का जो मटेरियल है वो हमने डेवलप किया है, अगर ये इफेक्टिव तरीके से यूज होता है और इफेक्टिव तरीके से अपना जो रिजल्ट है वो शो करता है, तो इसकी वजह से जो प्रॉब्लम्स है वो काफ़ी कम होगी और क्लीन वाटर की अवेलेबिलिटी जो है वो काफ़ी अच्छे से हो पाएगी। देखो यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट पॉइंट रखा गया है कि सोलर सिस्टम जो होता है वो दो तरीके से आप इंस्टॉल कर सकते हो, वाटर के ऊपर फ्लोटिंग तरीके से भी, और दूसरा अगर हम बात करें तो लैंड एरिया के ऊपर भी आप इसको एस्टेबल कर सकते हो। तो जो फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट है वो मोर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है, इस तरीके के रिजल्ट सामने आए हैं। और ये जो फ्लोटिंग सोलर प्लांट है वो यहाँ पर अगर हम बात करें तो इनसे इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा जनरेट होती है, और ये सारी चीज़ें कि क्या बेनिफिशियल यहाँ पर मिलता है। तो फ्लोटिंग सोलर पैनल हैव बेनिफिट्स, द वाटर कूलिंग इफेक्ट मेक देम मोर एफिशिएंट देन लैंड बेस्ड वन, दे डोंट इंटरफेयर विद डेजर्ट इकोसिस्टम एंड दे कीप प्रीसियस वाटर फ्रॉम इवेपरेटिंग। ओके, तो देखो वाटर जो है उसके इवेपरेशन को भी एक तरीके से रोकते हैं, और डेजर्ट एरिया जो है वहाँ पर
जो भी इशू क्रिएट होते हैं इस तरीके का इंस्टॉलेशन की वजह से, वहाँ भी इफेक्ट नहीं कर पाते हैं। और जो वाटर का कूलिंग इफेक्ट होता है वो यहाँ पर इसके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होता है, जिससे ये जो फ्लोटिंग सोलर सिस्टम है इससे ज़्यादा एनर्जी जो है वो जनरेट होती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है FAQ पेज पर, और यहाँ पर देखो पाकिस्तान ने अपनी इकोनॉमी जो है उसको सेटल करने के लिए कुछ अभी ऑर्डर पास किए हैं। पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है उन्होंने डिसीजन लिया है कि वहाँ के जो होटल हैं, जो रेस्टोरेंट हैं, उनको हम रात में 8:30 बजे जो है मार्केट जो है उनको क्या कर देंगे, बंद कर देंगे। और यहाँ पर बताया गया है कि 8:30 बजे और 10 बजे जो है लोकल टाइम के अकॉर्डिंग जो है वो हम मार्केट को बंद कर देंगे, रेस्टोरेंट को बंद कर देंगे। ये डिसीजन लिया गया क्योंकि उनका ये मानना है कि अगर हमने ऐसा किया तो एनर्जी को हम सेव कर पाएंगे और $274 मिलियन जो है वो हम बचा पाएंगे। प्रेजेंट टाइम में उनका जो भी फॉरेक्स रिजर्व है, जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है वो काफ़ी कम देखने को मिल रहा है। अगर वो इंपोर्ट करते हैं अदर कंट्रीज से रेगुलर तो 6 वीक तक ही वो इंपोर्ट कर पाएंगे, इतना मनी जो है वो ही इनके पास में बचा हुआ है। अब यहाँ पर बताया गया है कि क्या पहली बार इस तरीके की वहाँ पर रिजल्ट ऑर्डर दिए गए हैं, तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। 1998 में जब उन्होंने न्यूक्लियर टेस्ट किया था तब भी वहाँ की जो गवर्नमेंट है उन्होंने इसी तरीके के जो है ऑर्डर पास किए थे कि जो लोग हैं जो चाय पीने में और घी का कंजम्पशन करने में जो पैसा वेस्ट करते हैं उसको ना करें, इसकी वजह से हम मनी बचा पाएंगे। ओके, अब देखो इकोनॉमी जो है वो वहाँ की शटर हो रही है, तो इसके लिए कोशिश ये की जानी चाहिए कि जो पाकिस्तान है प्रेजेंट टाइम में चाइना, IMF और सऊदी अरेबिया इन सबसे डिमांड कर रहा है कि जो भी मनी है वो आप हमारे यहाँ पर इन्वेस्ट करो। लेकिन अगर पाकिस्तान जो है अपने रीजनल एरिया में, जैसे रीजनल एरिया में इंडिया के साथ में अपने रिलेशन बेहतरीन रखे और जो भी प्रोडक्ट्स हैं उनके ऊपर मैक्सिमम डिपेंड करे इंडिया के ऊपर, तो बहुत सारी प्रॉब्लम जो है वो पाकिस्तान की सॉल्व हो पाएंगी और इकोनॉमी बेसिस जो इशू है वो भी वहाँ के सॉल्व हो पाएंगे। नेक्स्ट यहाँ का जो आर्टिकल है, तो देखो अभी दिसंबर 2022 में इंडिया और चाइना की जो आर्मी है उनके बीच में जो हमारा अरुणाचल प्रदेश में जो तवांग रीजन है जहाँ पे यांगसे प्लेट्यू है वहाँ पर इशू देखने को मिला। चाइना और इंडिया की जो आर्मी है वो अपने सामने हुई, तो इस एरिया के बारे में हम डिस्कस करेंगे। पहले मैप में हम इस एरिया को देख लेते हैं। तो देखो ये अरुणाचल प्रदेश है, यहाँ पर ये है भूटान और ये है चाइना, ये है तवांग रीजन। तो इस एरिया को लेकर के यहाँ पर यांगसे प्लेट्यू है जिसको चाइना अपना क्लेम कर रहा है कि भैया हमारा है, हम जो है ये हमारे अंडर आता है। अब इंडिया जो है और चाइना दोनों ही इस एरिया में अपनी कनेक्टिविटी ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज करने की कोशिश कर रही है। यहाँ पर इंडिया जो है वो सेला पास बना रहा है ताकि बॉर्डर एरियाज तक इजीली हम अपनी रीच बना पाएँ। चाइना जो है वो भी अपनी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा कर रहा है। अब देखो इससे पहले भी 2020 में जो है वो गालवान वैली वाले रीजन में इंडिया और चाइना के बीच में क्लैश देखने को मिला, काफ़ी ज़्यादा इशू भी क्रिएट हुआ था। और उसके बाद में जब इंडिया ने पेंगोंग सो लेके सदर्न पार्ट को अपने अंडर किया तब जाकर के चाइना जो है वो वहाँ पर डिस्कशन मोड पर सामने आया था। अब इस एरिया को लेकर के भी बेसिक इशू क्या है, ये जो रीजन है वो काफ़ी हिली रीजन है, इसकी जो पीक एरिया है वो काफ़ी हाईएस्ट लेवल पर लोकेटेड है। तो चाइना यहाँ पर क्लेम करके अगर यहाँ पर अपनी जो पोस्ट है उसको एस्टेब्लिश करता है तो आसपास वाले रीजन पे एक कंप्लीट नज़र जो है वो रखी जा सकती है कि किस एरिया में क्या कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज चल रही है। तो इसी को लेकर के यहाँ पर एक क्लैश जो है वो देखने को मिल रहा है। तो देखो बेसिक प्रॉब्लम जो है वो ये है कि यहाँ पर चाइना जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करके जो अरुणाचल प्रदेश एरिया है जिसको नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रीजन के नाम से, नेफा के नाम से पहले जाना जाता था, तो इस एरिया के ऊपर चाइना जो है वो कम्प्लीटली अपना क्लेम करता है। तो इसीलिए इंडिया जो है वो यहाँ पर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ को इंक्रीज कर रहा है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हम भी अपना जो है एस्टेब्लिशमेंट है वो यहाँ पर कर सकें। अगर चाइना यहाँ पर कुछ वॉर जैसी सिचुएशन या अदर इश्यूज देखने को मिलते हैं तो इसमें इंडिया की आर्मी जो है वो वेपन्स की अवेलेबिलिटी उनके पास में अच्छे से हो पाए। तो इसी के बेसिस पर ये जो इशू है तो ये स्ट्रेटजिक पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट एरिया है, लोकेशन है, इसी को लेकर के ये जो क्लैश है वो देखने को मिल रहा है ताकि इस एरिया के ऊपर अगर हम अपना क्लेम करते हैं तो ये जो रीजन है हमारे अंडर आएगा और कंप्लीट एरिया को हम व्यू जो है वो कर पाएंगे। तो ये आज का हमारा द हिंदू न्यूज़पेपर का डिस्कशन था। अगर आप यहाँ तक आए हैं, वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, थैंक यू।